नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेस के अंतर्गत आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों केमिस्ट्री बीएससी की लाइव क्लासेस प्रारंभ की जा रही है और यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पैकेज के अंतर्गत आपको रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स और लाइव सेशंस जारी रहेगा, जिसमें लाइव क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि एक किफ़ायती दाम पर आपको उपलब्ध होगा। तो यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी आए हो या बीएससी फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके हो, बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत हैं और केमिस्ट्री क्लास आप लेना चाहते हो, तो लाइव क्लास प्रारंभ है और इसके लिए आपको जो दिए गए नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हो। देखिए, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बनिक रसायन की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट है हमारी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, जिसे हम संरचना एवं बंधन भी कहते हैं। संरचना एवं बंधन, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। और विशेष बात, आप यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं या कोटा यूनिवर्सिटी से हैं, कोटा और राजस्थान दोनों ही यूनिवर्सिटी के बीएससी के स्टूडेंट्स की क्लासेस रहेंगी और लाइव सेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे यहाँ पर रासायनिक बंधन की। भाई, रासायनिक बंधन जिसे अपन केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं, तो ये रासायनिक बंधन क्या होता है? सबसे पहली बात हम समझेंगे रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं, वह रासायनिक बंधन दरअसल है क्या? तो रासायनिक बंधन को यदि हम देखते हैं तो दो या दो से जो हमारे अधिक परमाणु हो सकते हैं, कोई भी दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु, ये दो परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने से एक अणु का निर्माण होता है। अब ये जो परमाणु जिस पावर के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा फोर्स कार्य कर रहा है, ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं या बंध बना रहे हैं, इस बंध को बोलते हैं हम रासायनिक बंध। वही कोई भी दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु जब आपस में संयोग करेंगे तो दो परमाणुओं के आपस में संयोग करने से क्या बनेगा? एक अणु बनेगा। दो परमाणुओं के संयोग करने से क्या बनेगा? अणु बनेगा। अब उस अणु में क्या प्रेजेंट है? उस अणु में क्या उपस्थित है? परमाणु। तो ये परमाणु के मध्य जो बल कार्य कर रहा है, जो इनको परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप एक परमाणु के मध्य एक बंध का निर्माण होगा, उस बंध को हम बोलते हैं रासायनिक बंध। क्या कहा जाएगा उसको? रासायनिक बंध। अब भाई, रासायनिक बंध बनता क्यों है? तो देखिए, जो हमारे तत्वों, जितने भी तत्वों के परमाणु हैं, तो हमारे इसके अंतर्गत एक वर्ग 18 के तत्व आते हैं और वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं इनको हम उत्कृष्ट गैस बोलते हैं
और इसके अंतर्गत आपने पढ़ा भी है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये हमारे जो 6 एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत ग्रुप 18 में प्रेजेंट है। इन जो वर्ग 18 के एलिमेंट्स हैं इनका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हीलियम को यदि हम छोड़ दें यहाँ पर तो शेष सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है NH2 NP6। इसका मतलब इनका जो वैलेंस सेल होता है वायतम कोष, आउटर सेल जो होता है इनका, उस वायतम कोष के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका ऑक्टेट जो होता है, अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है। फुल फिल्ड होने के कारण ये स्टेबल होते हैं, तो स्थायी विन्यास वाले होते हैं। अतः इनके अतिरिक्त शेष जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने वायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, बात को समझिए, केवल यदि हम वर्ग 18 के एलिमेंट्स के अलावा अन्य तत्वों की बात करते हैं तो अन्य तत्वों के जो वाहतम कोष है वो वाहतम कोष में वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वो परमाणु स्टेबल हो जाएंगे। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में वे परमाणु अपने वाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, क्या होता है उनमें? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो जिसको आवश्यकता है वो ले लेगा, जिसके पास अधिक है वो दे देगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा, उन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और उस आदान प्रदान के फलस्वरूप वहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में वहां पर बंध का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं, वो जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है उनको अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, जिससे वो स्टेबल हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का वो साझा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो? इलेक्ट्रॉन का साझा, और साझे के फलस्वरूप भी वहां पर क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। तो क्या होता है कि कभी तो वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों का वो साझा भी कर सकते हैं, और इसी स्थिति के आधार पर यहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण होता है। और रासायनिक बंध जो आपका यहाँ पर बनता है वो रासायनिक बंध आपके 3 प्रकार का यहाँ पर बनता है। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन देने या लेने, इलेक्ट्रॉन के त्यागने या ग्रहण करने, और इलेक्ट्रॉन के साझा करने की जो कंडीशन है, जिससे वो अपने वायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले। तो इस आधार पर ये रासायनिक बंध जो है वो रासायनिक बंध आपके कितने प्रकार के पढ़ते हैं हम? रासायनिक बंध हम 3 प्रकार के रासायनिक बंधों की बात यहाँ पर करते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रासायनिक बंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से वो रासायनिक बंध हमको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बंध होता है जो आपका कहलाता है आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड बोल दीजिए या आयनिक बंध। वह आयनिक बंध नाम से ही जैसा कि आप पहचान पा रहे हो, आयनिक बंध का मतलब है कि यहाँ पर विपरीत आवेशित आयन होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर विपरीत आवेशित आयन होंगे, और उन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य यहाँ पर ये बल कार्य करेंगे। तो होता क्या है कि हमारे 2 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं अधिक, ये इंक शायद आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं कलर यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। एक तो होते हैं हमारे अधिक धन विद्युती तत्व, और दूसरे होते हैं हमारे अधिक ऋण विद्युती तत्व।
दूसरे कौन से होते हैं? अधिक ऋण विद्युती। दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक अधिक विद्युत धनी होता है, दूसरा अधिक ऋण विद्युती होता है। वही अधिक धन विद्युती तत्व जो होते हैं ये सामान्यतः धातुएं होती हैं, और धातुएं, ये जो धातुएं होती हैं इन धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने का गुण पाया जाता है। ये क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेते हैं। त्याग करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, अपने वायतम कोश से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और ऐसी स्थिति में क्या बना लेते हैं? धनायन। तो अधिक धन विद्युती तत्व अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके और कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? धनायन की फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात टाइन की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार अधिक विद्युत ऋणी तत्व जो है हमारे, वो सामान्यतः अधातु होते हैं, और ये जो अधातुओं के परमाणु होते हैं इनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ये कौन सी फॉर्म में चले जाते हैं? ऋणायन की फॉर्म में चले जाते हैं। अर्थात ऋणायनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार अधिक धन विद्युती तत्व और अधिक ऋण विद्युती तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं और उसके फलस्वरूप स्थायी धनायन और स्थायी ऋणायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर धनायन और ऋणायन के परमाणु यहाँ पर आ जाते हैं, अतः ऐसी स्थिति में ये विपरीत आवेशित वाले परमाणु होंगे, और विपरीत आवेशित परमाणु के मध्य एक बल कार्य करता है जिसको बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पर इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के फलस्वरूप धनायन और ऋणायनों के मध्य क्या बन जाएगा? एक बंध बन जाएगा, और ये क्रिस्टल के रूप में जुड़ जाते हैं। तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होगा उसके फलस्वरूप इनमें एक बंध का निर्माण होगा, तो वो बंध कहलाता है हमारा आयनिक बंध। कौन सा बंध कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो हमारा आयनिक बंध जिसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक को बोलते हैं हम आयनिक यौगिक। उसे क्या कहा जाएगा? आयनिक यौगिक हम कहते हैं। ये आयनिक यौगिक जो होता है वो आयनिक यौगिक होता है क्रिस्टल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर ये आयनिक यौगिक का निर्माण होता है जिसके अंतर्गत आयनिक बंध पाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं सोडियम, तो सोडियम का परमाणु हमारा धन विद्युतीय तत्व का परमाणु है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके आउटर सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8 और 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देता है? निकाल देता है। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण ये Na+ में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम का धनायन बन जाएगा, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हुआ? इसका ऑक्टेट पूर्ण हो गया, अर्थात ये इनर्ट गैस जो हमारी अक्रिय गैस है नियॉन, उसके समान इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके समान हो गया? नियॉन के इक्वल हो गया। नियॉन के इक्वल होने के कारण ये स्टेबल की फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जो Na+ आयन है वो कैसा है? स्थायी, स्टेबल हो गया। इसी प्रकार क्लोरीन का जो परमाणु है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ऐसी स्थिति में 2, 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसका आउटर सेल जो है संयोजी कोश, वाह्यतम कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अतः ये अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इस पर क्या आ जाएगा? Cl- आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म में चला जाएगा? ऋणायन की फॉर्म में चले जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाएगा? आर्गन के समान हो जाएगा, इनर्ट गैस आर्गन के समान। और ऐसी स्थिति में ये ऋणायन भी कौन सा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, और स्थायी होने के कारण ये Na+ पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl- पर नेगेटिव चार्ज है। अतः विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य एक फोर्स कार्य करेगा
धनायन और ऋणायन के मध्य जो फोर्स कार्य करेगा, जो बल कार्य करेगा, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो इसको पास पास लेके आएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर बंध का जो निर्माण होगा वो आयनिक बंध, इसलिए NaCl हमारा कौन से यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक की फॉर्म में। अब आयनिक यौगिकों के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं, भाई आयनिक जो यौगिक है हमारे, अब आयनिक यौगिकों में क्या होगा कि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। अब ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होता है वो प्रबल बल है। भाई कौन सा बल है, ये प्रबल आकर्षण बल है। और प्रबल आकर्षण बल की स्थिति में ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस रूप में होता है। अतः यहाँ पर जब हम चालकता की बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों में जब भी हम चालकता देखते हैं तो इसकी जो सॉलिड स्टेट होती है, ठोस अवस्था, तो उस ठोस अवस्था में ये विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में कैसा होता है, अचालक होता है। भाई सीधी सी बात है, ठोस अवस्था में अचालक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मुक्त आयन नहीं होगा, मुक्त आयन नहीं। अब मुक्त आयन नहीं होने की स्थिति में ये कैसा होगा, विद्युत का अचालक होगा। लेकिन यदि हम इसकी गलित अवस्था ले, ठोस को हम गला दें, तो गलित अवस्था में कैसा होगा, चालक होगा। और जैसे हम इसको गलाएंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मुक्त आयन। तो मुक्त आयन होने के कारण, भाई मुक्त आयन होने के कारण कैसा हो जाएगा, ये विद्युत का चालक हो जाएगा। दूसरी एक बात और, एक चीज और आती है यहाँ पर कि जो आयनिक ठोस होते हैं या आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका नेचर होता है भंगुर। कौन से नेचर के होते हैं ये, भंगुर नेचर के होते हैं। और भंगुर नेचर किसे कहते हैं हम, भंगुर प्रकृति। तो भंगुरता का मतलब होता है कि यदि हम इस पर किसी प्रकार का कोई दाब डालें, भंगुरता का अर्थ क्या होता है, दाब डालने पर या बार करने पर बिखरना, दाब डालने पर बिखर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में जो आयनिक यौगिक है वो धनायन ऋणायन से बना है। तो इसके क्रिस्टल में क्या होंगे, धनायन और ऋणायन। तो धनायन ऋणायनों से और ऋणायन धनायनों से इस प्रकार घिरा हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में जब हम इस पर फोर्स कार्य बल लगाएंगे तो ई परतें खिसक जाएगी। और ऐसी स्थिति में धनायन के पास क्या आ जाएगा, धनायन आ जाएगा। और ऋणायन के पास क्या आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। तो समान आवेशों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। तो ऐसी स्थिति में परतें जब खिसकेगी तो ऋणायन पर ऋणायन और धनायन के नीचे धनायन और ऋणायन के नीचे ऋणायन और धनायन के नीचे धनायन। तो ऐसी स्थिति में समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। और समान आवेश में प्रतिकर्षण होने के कारण ये दूर दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये जो बिखरने का गुण है, इस बिखरने के गुण को ही हम बोलते हैं भंगुर। तो ये हमारे पहले प्रकार के यौगिक होते हैं बंध के आधार पर, आयनिक बंध। और दूसरा जो बंध पाया जाता है वो हमारा सहसंयोजक बंध होता है। और तीसरा उपसहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार 3 प्रकार के यौगिक हम पढ़ते हैं, आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक और उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये जो बंध है, आयनिक बंध के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार आयनिक बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार सहसंयोजक बंध और हम उपसहसंयोजक बंध के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, यदि आप लोग रेगुलर आपकी केमिस्ट्री के BSc फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैं विशेष आपसे अब बातचीत कर रहा हूँ कि इसी तरीके से इस क्लास जो है आपकी लाइव क्लास इस तरीके की
आपकी रहेगी, और आपका कोई डाउट होगा तो वो लाइव क्लास के अंतर्गत आपको सॉल्व किया जाएगा। और विशेष इसके अंतर्गत आपको ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी, जब आप लाइव क्लास लोगे तो वो रिकॉर्डेड होगी, और वो रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, और इसी के साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपको बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या कोटा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या करने की स्थिति में हो, तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और कंप्लीट कोर्स आपके जो 3 पेपर है, यहाँ पर 3 पेपर आपके रहने वाले हैं। एक आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का, दूसरा है आपके कार्बनिक रसायन का, और तीसरा है आपका भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये आपके 3 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, और एक पेपर भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। एक पेपर के लिए आप पढ़ सकते हो, 2 पेपरों के लिए भी पढ़ सकते हो, और कंप्लीट 3 पेपर के लिए भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। बहुत बेस्ट एजुकेशन के लिए आप जरूर संपर्क करें। और इसी तरीके से लाइव क्लास, क्योंकि समय का इंतजार नहीं करें। कोरोना काल विगत 2 सालों से लगातार हमारा सामने एक बड़ी जटिल समस्या है। ऐसी स्थिति में हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और लाइव क्लास नियमित रूप से अच्छे तरीके से आप इस क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।